अच्छा जी, ये तो हमारी हो गई सिंपल सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जहाँ पे हमारे तीन पार्ट ऑफ स्पीच थे। ठीक है, जो बेसिक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब आते हैं कन्फ्यूजन पे, जो चंद कन्फ्यूजन आते हैं। सबसे पहले जो कन्फ्यूजन आती है वो ऑब्जेक्ट की आती है। सम टाइम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन आती है। उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट की कन्फ्यूजन आती है, यानी कि ऑर्डर की। यहाँ पे तो हमारे पास जस्ट तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जब ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएं, एडजेक्टिव भी आ जाए, हमारे पास प्रेपोजिशन भी आ जाए, हमारे पास एडवर्ब भी आ जाए, वहाँ पे परेशानी होती है। हम उसको भी देखेंगे, क्लियर। उसके बाद तीसरी जो परेशानी आती है वो होता है WH क्वेश्चन जब आ जाता है तो वहाँ पे परेशानी होती है। तो वन बाय वन हम इन परेशानियों को देखते हैं, और इसके बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किसी भी किस्म का आपके पास आ जाए, आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपको टेंस आते हैं या नहीं आते, आपको ट्रांसलेशन आती है या नहीं आती, जस्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आप सब कुछ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम देखें जो हमारा पहला मसला है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट का मसला। सम टाइम हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन होती है किसको चेंज करना है, और अक्सर 90% बच्चे स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर जाते हैं। लेट्स सी, ही गिव्स मी अ बॉल। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और ये भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्लियर। एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैं ग्रामेटिकल में जाना नहीं चाहता डेटिव एक्विजिटिव केस में, सिंपली यहाँ पे आप समझ लें, एक ये आपका इनडायरेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट है। अब किसको आपने लेके आना है, आप बॉल को यहाँ पे लेके आएंगे या मी को लेके आएंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखें कि जिस पे काम पहले हो रहा है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे पहले मेरा काम बॉल है, मेरे पास बॉल है, मैं बॉल दे रहा हूँ मी को, क्लियर। तो बॉल इज़ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने बॉल को यहाँ पे लेके आना है। जिस पे आपका पहला काम होगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम बॉल को लेके आएंगे, मी को नहीं लेके आएंगे। अ बॉल इज थर्ड फॉर्म लगेगी, गिवन। तो अब इसके साथ हम या तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे या हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अ बॉल इज गिवन टू मी बाय हिम, क्लियर। तो अब जब भी आपको कंफ्यूजन आ जाए दो ऑब्जेक्ट्स की, तो आपने देखना है कि पहला काम आप किस पे कर रहे हैं, क्लियर। दूसरा हमारा मसला आता है अरेंजमेंट का। अरेंजमेंट मीन ऑर्डर। यहाँ पे तो हमारे पास सब्जेक्ट था, वर्ब था, ऑब्जेक्ट था, कोई टेंशन नहीं हुई, हमने सिंपली चेंज कर लिया। हमारे पास एडजेक्टिव भी आ सकता है, जो यहाँ पे ऐड होता है, जो यहाँ पे ऐड होता है, जो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है, जो यहाँ पे भी ऐड हो सकता है। इसको अपने देखना है हमने। दूसरा मसला, इसमें हम एडवर्ब भी ऐड करना है हमने। तो जब हम एडवर्ब यहाँ पे होगा और यहाँ पे भी एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब यहाँ पे भी हो सकता है, तो हमने देखना है कि उसकी पोजीशन, वहाँ पे आपको असल कंफ्यूजन होगी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कहाँ पे जानी है, क्लियर। उसके बाद नॉट भी बेसिकली एडवर्ब है, लेकिन मैं इसको अलग से ट्रीट करूँगा। नॉट की भी आपको अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि नॉट कहाँ पे आना है, क्लियर, वो भी मैं क्लियर करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले करेंगे एडजेक्टिव को। अच्छा जी, आप देखते हैं हम एडजेक्टिव, हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारे पास एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। तो पहले हम बैक वाला करते हैं, फिर हम फ्रंट वाला करते हैं। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव यहाँ पे, क्लियर। यानी नाउन हमारा है बॉय, ठीक है, और इसका एडजेक्टिव है गुड। गुड बॉय टीचेस बैड बॉय। सॉरी फॉर द वर्ड, इस वर्ड के, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी है। अच्छा, तो अब जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो मैंने आपको एडजेक्टिव में भी समझाया था, एडजेक्टिव हमेशा अपने नाउन के साथ मूव करेगा। अच्छा जी, एडजेक्टिव अपने नाउन के साथ मूव करेगा। तो अगर हम देखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो जब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बॉय मूव करेगा तो उसका बैड साथ मूव करेगा, ठीक है, बैड बॉय। और गुड बॉय वहां पे जाके गुड बॉय हो जाएगा। बॉय का ऐड करेंगे, बैड बॉय इज टॉट बाय गुड बॉय, क्लियर।
तो ये तो हमारा एडजेक्टिव का हिस्सा होगा जो एडजेक्टिव हमारा पहले आ रहा था। अब वो करते जब एडजेक्टिव हमारा इसके बाद आएगा। अच्छा, अब हम वो करेंगे जहाँ पे हमारा जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है अली और ये इसका एडजेक्टिव आ रहा है जो इसके बाद आएगा। क्लियर? यहाँ पे ये हमारा ऑब्जेक्ट है मैप और ये इसका एडजेक्टिव है कि पाकिस्तानी मैप है, तो ये इसके बाद आ रहा है। क्लियर? तो जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो इसका एडजेक्टिव इसके साथ मूव करेगा। मैप ऑफ पाकिस्तान इज बीइंग मेड बाय अली। अच्छा, जो तरतीब इसकी यहाँ पे होगी यहाँ पे भी वही तरतीब होगी, अली द ग्रेट। क्लियर? तो एडजेक्टिव हमेशा याद रखना, चाहे जैसी पोजीशन में होगा अपने ऑब्जेक्ट के साथ मूव करेगा। अब हमारा आता है नॉट। नॉट का अक्सर मसला रहता है जब 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं या 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं, वहाँ पे हमारा नॉट का मसला रहता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस हैं जहाँ पे हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 इसके हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, लाइक आई एम नॉट बीइंग टॉट बाय हिम। अच्छा जी, तो जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं तो हमने क्या करना है, नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। क्लियर? अब दूसरी सूरत देखते हैं। आई हैव नॉट, 2 हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट लगा देना। आई हैव नॉट बीन टॉट बाय हिम। इसके बाद हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आने वाले हैं। आई विल नॉट हैव बीन taught by him। क्लियर? यहाँ पे ये मसला हल हो गया। नॉट हमेशा याद रखना कि जो पहला हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद होगा। अगर 2 हेल्पिंग वर्ब है तो पहले के बाद, 3 है तो तब भी पहले के बाद। क्लियर? ये हमारा नॉट का मसला है। अब हमारा मसला आता है हेल्पिंग वर्ब का। तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो पहला हेल्पिंग वर्ब हमारा मूव करेगा और बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं वो वहीं पे रहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। ही डज ही टीच मी, हैज ही टॉट मी, विल ही हैव टॉट मी। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले ही आएगा तो हम इसकी जगह लिखेंगे एम आई टॉट बाय हिम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हम पहला हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे। अब यहाँ पे जब हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो हम क्या करेंगे, हैज, हैव आई, तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब वहीं पे आएगा। क्वेश्चन के लिए हमेशा पहला हेल्पिंग वर्ब मूव करेगा। और इन केस अगर यहाँ पे नॉट आता है तो नॉट की वही पोजीशन रहेगी। ठीक है? हैव आई नॉट बीन टॉट बाय हिम। और अब यहाँ पर जब हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब आएंगे तो तब भी हमारा जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वो पहले ही आएगा, बाकी बाद में आएंगे। विल ही, और अगर इनकेस नॉट आता है तो नॉट फौरन सब्जेक्ट के बाद आएगा, बाकी 2 हेल्पिंग वर्ब बाद में आएंगे। विल ही हैव बीन टॉट बाय हिम। क्लियर? तो इन केस अगर नॉट आएगा तो नॉट पहले ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और इन दोनों से पहले आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब और नॉट का मसला हल हो गया। क्लियर? अब हमारा मसला आता है एडवर्ब का। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट भी कर लिया, वर्ब भी कर लिया, ऑब्जेक्ट भी कर लिया, एडजेक्टिव भी हो गया हमारा। अब आ सकता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, एडवर्ब हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और एडवर्ब हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे 3-4 आ सकते हैं। क्लियर? तो अब हमने क्या करना है, देखिए सेम वही पोजीशन रहेगी, एडवर्ब जहाँ पे आता है वहीं पे रहेगा। क्लियर? मैं तीनों जो एडवर्ब है जो दरमियान में आगे पीछे आते हैं मैं सब करवाता हूँ। देखते हैं पहला। अच्छा जी, अब देखते हैं इसमें हमारे ये भी हमारे पास एडवर्ब है, ये भी हमारे पास एडवर्ब है, नाइट भी हमारे पास एडवर्ब है और 8 भी हमारे पास एडवर्ब है। क्लियर? तो यहाँ पे काफ़ी अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये कहाँ पे जाएगा, ये कहाँ पे जाएगा, और सम टाइम ऐसा होता है कि इससे पहले भी हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, जो चीज़ आती है जहाँ पे वहीं पे इस्तेमाल रखनी है। तो ये देखना, जो एडवर्ब और फ्रीक्वेंसी है हमेशा वर्ब से पहले आएगा, तो हमेशा वर्ब से पहले आएगा। जितने मर्जी हेल्पिंग वर्ब लग जाए कुछ भी हो जाएगा, ये चीज़ एंड पे आनी है। मेन चीज़ आपने क्या देखना है, आपने देखना है सब्जेक्ट, आपने देखना है वर्ब, आपने देखना है ऑब्जेक्ट।
आप क्या करेंगे, क्रिकेट, क्लियर, प्ले यहीं पे आएगा, प्लेड, और आपका अली ऑब्जेक्ट यहां पे आ गया, ठीक है। क्रिकेट और हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा इज, और ये जो हमारा एडवर्ब है, मैंने कहा था वर्ब से पहले आएगा, तो यहां पे वर्ब से पहले ही आएगा। जो मर्जी हो जाए, एडवर्ब की जो पोजीशन होगी उसने वहीं पे आना है। अब यहाँ पे ये जो मेन हमारा हो गया, तो अब इन स्टेडियम ये एज सच अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इन स्टेडियम एट नाइट एट 8 o'clock, क्लियर। अब ये देखें हमारा एडवर्ब पहले आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा एडवर्ब है, और यहाँ पे भी हमारा एडवर्ब है, क्लियर। तो हमने कुछ नहीं देखना, हमने सिर्फ अपनी इन पोजीशनों को देखना है, ठीक है। तो क्रिकेट इज प्लेड बाय अस, तो सम टाइम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, कोई इसकी पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। एट होम एट नाइट, क्लियर। अच्छा, अब एक फिक्रा मैं वो लिखूंगा जिसमें सारे एडवर्ब एडजेक्टिव मैं सब डालूंगा, मे बी वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो, लेकिन मैं पैसिव वॉइस के हिसाब से समझाना चाहता हूँ कि उसकी अरेंजमेंट कहाँ आनी है, क्लियर। लेट्स सी। अच्छा जी, अब ये मेरे पास सेंटेंस है, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड किस्म का सेंटेंस है, लेकिन समझाना जरूरी है ताकि आपको अरेंजमेंट समझ आ जाए। ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा एडवर्ब है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा दोबारा एडजेक्टिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी प्रेपोजिशन है, ये हमारा एडवर्ब है, और ये भी हमारा एडवर्ब है, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, हमने कुछ नहीं करना, हमने अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखना है, और जो चीज़ जहाँ पे आती है उसको वहीं पे रखना है। तो हम क्या करेंगे, बॉय, और ये याद रखना कि इसका एडजेक्टिव साथ मूव करेगा। तो बैड क्रिकेट जहाँ पे आ जाएगा, बैड क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, ऑलवेज। फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड आएगी, प्लेड बाय गुड बॉय, गुड बॉय, क्लियर। तो ये जो हमारी जो मेन चीज है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये हमने कर लिया। जो चीज जहां पे वहीं पे आ जाएगी, सम टाइम अपनी जगह पे आ गया। इन स्टेडियम एट नाइट अपनी जगह पे आ गया। सबसे बड़ी बच्चे गलती करते हैं अरेंजमेंट की, अब आपकी अरेंजमेंट गलत नहीं होगी, क्लियर, डन। अब आता है हमारे पास WH क्वेश्चन, जहां पे अक्सर कंफ्यूजन होती है। तो ये है हु प्लेज क्रिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्लियर। हम बेसिकली इसको समझें, जो रूल है हमारा क्या होगा, बाय हु वहां पर जाके हुम हो जाएगा। तो हु हुम में मैंने आपको समझाया था कि हु के 3 केसेस होते हैं, हु उसका पोजेसिव केस होता है, और हुम उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो हु वहां पर जाके बाय हुम हो जाएगा, और क्रिकेट यहाँ पे आ जाएगा, और क्रिकेट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लेड बाय हुम, क्लियर। यहाँ तक बात समझ आती है। लेकिन चूंकि ये हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमेशा पहले आएगा, तो हमने बाय हुम को यहाँ पे रखना है, क्लियर। सिंपल सा है, जहां पे भी हु आ जाएगा आपने बाय हुम यहां पे रखना है। आप पहले इस तरीके से करना, और क्योंकि क्वेश्चन होगा तो हुम को उठा के आप पहले ले आना, बाय हुम क्रिकेट इज प्लेड, क्लियर। यहां तक बात समझ आती है, डन। अच्छा, अब जो लास्ट मसला हमें आता है वो आता है कि हमने पैसिव को एक्टिव में करना पड़ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम रूल है, एक छोटी सी ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे हम टेंस बाय टेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। अच्छा, परफेक्ट में बहुत सिंपल है पैसिव से एक्टिव करना। यहाँ पे आपके पास है एक्टिव, आई हैव बीन टॉट बाय हिम, क्लियर। तो सिंपल सब पहला स्टेप जो था हमारा कि हमने ऑर्डर को चेंज करना है, तो हिम यहाँ पे वापस आ जाएगा, तो हमारा बाय कैंसल, क्लियर। ये ऑर्डर हमारा चेंज हो जाएगा। दूसरी चीज आपने देखी, जहां पे आपके पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट वाला जो हेल्पिंग वर्ब है आपने काट देना, डन, ये कट गया। तो ये जो है प्लूरल था, तो जब यहाँ पे ही आ गया तो अब इसके साथ आपने क्या लगा देना, सिंगुलर हैज, क्लियर। ये क्लियर हो गया। इसी तरह आप पास्ट परफेक्ट में आ जाएं। सिंपल हमने ऑर्डर चेंज किया, फॉर्म ऑफ वर्ब सेम रहेगी, सेकंड हेल्पिंग वर्ब हमने काट दिया, क्लियर। अब तीसरे पे आते हैं, ही विल हैव टॉट मी।
इसका पैसिव है आई विल हैव बीन टॉट बाय हिम। सिंपली हमने ऑर्डर चेंज किया, बाय काट गया, फॉर्म ऑफ वर्ब सेम है, परफेक्ट में रहेगी। लास्ट हेल्पिंग वर्ब जो बीन है हम काट देंगे, ही विल हैव टॉट मी। क्लियर? इस तरह हम अगर हमारे पास पैसिव आता है हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। अब हमारे पास आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस की तकरीबन वही सेम टेक्निक है। लेट्स सी इसको देख करते हैं हम। सबसे पहले हमने ऑर्डर चेंज करना है। ऑर्डर चेंज करेंगे तो बाय हमारा कट जाएगा, हिम यहाँ पे आके ही हो जाएगा और आई यहाँ पे आके मी हो जाएगा। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब आपका सेम रहेगा। क्लियर? उसके मुताबिक चेंज होगा। यहाँ पे ही के साथ इज लगा था तो यहाँ पे आई के साथ एम लगा, तो इस तरह हम चेंज कर लेंगे। तो ये जो बीइंग है इसको हमने कैंसिल करना है। सेम वही टेक्निक है, दो हेल्पिंग वर्ब होंगे तो एक हम काटेंगे। जब इसको हम काटेंगे तो आई एन जी यहाँ पे आ जाएगा और आई एन जी फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा, तो यहाँ पे ये टीचिंग बन जाएगा। क्लियर? बाकी रूल सेम रहेगा। इसी तरह हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस को करते हैं। हमने ऑर्डर चेंज किया, हिम यहाँ पे आया, बाय कैंसिल हो गया, आई वहां पे चला गया, मी हो गया। ठीक है? तो यहाँ पे दोनों सिंगुलर है, अगर प्लूरल होता तो वर्ब का इस्तेमाल होता। क्लियर? तो दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, तो बीइंग कैंसिल हो गया। तो जब बीइंग कैंसिल हो जाएगा तो आईएनजी वापस यहाँ पे लग जाएगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है? इस तरह आपके कॉन्टिन्यूअस भी कन्वर्ट हो जाएंगे पैसिव में, एक्टिव में। अब हम करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? तो सेम वही रूल करेंगे। पहले हम जब ऑर्डर चेंज करेंगे तो ही हिम यहाँ पे आके ही हो जाएगा, तो बाय कट जाएगा यहाँ पे। क्लियर? और क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको टॉट को हम फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा था लास्ट वाला हम काट देंगे, बी खत्म हो जाएगा तो ही विल टीच मी आ जाएगा। अब हम करते हैं प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट। हमेशा की तरह हर जगह ये काफी ट्रिकी है, इसको हम 3 स्टेप में करेंगे। पहला है सिंपल, हमारे पास जो प्रेजेंट और पास्ट है। तो इसमें जब हम सबसे पहले ऑर्डर चेंज करेंगे तो हिम यहाँ पे आ गया, तो बाय हमारा कट किया, आई वहां पे जाके मी हो गया। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है एम, तो इसलिए इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो एम जब कन्वर्ट करेंगे, एम को सिंपली एम को कन्वर्ट करेंगे, इसके साथ बीइंग नहीं आ रहा। तो जब सिंपली एम इज एम आर को कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो इसको हम काट देंगे। एक जो हेल्पिंग वर्ब है हमने इसको काट दिया, ही टीचस मी। डन? अब हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपली हमें क्या करना है, ऑर्डर चेंज करेंगे, हिम यहाँ पे आके ही हो जाएगा और आई यहाँ पे आके मी हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास वॉज है, बीइंग नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब हमारा कैंसिल और ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में हम करेंगे, इसमें नॉट आता है नेगेटिव, तो जब नेगेटिव आएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हम डज या डिड का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब पहले तो हमने ऑर्डर चेंज किया, बाय कट गया, अब यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, एम भी है और नॉट भी है। एम को तो हम काट देंगे, नॉट को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो नॉट अकेला नहीं लगेगा, तो इसके साथ डज का हम इस्तेमाल करेंगे। ही है तो डज लग जाएगा। इसी तरह जब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव को करेंगे तो पहले हमने ऑर्डर चेंज किया, हिम यहाँ पे आके ही हो गया, तो बाय हमने काट दिया और आई यहाँ पे आके मी बन गया। क्लियर? अब यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब काट देंगे वाज को, बट नॉट आ रहा है। जब नॉट ऊपर जाएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होगा तो उसके साथ हम डिड का इस्तेमाल करते हैं, ही डिड नॉट टॉट मी। क्लियर? तो ये हमारे नेगेटिव का भी हो गया। अब हम करते हैं इंटेरोगेटिव। अब हम करते हैं प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास डज शुरू में आ रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एम आई टॉट बाय हिम। क्लियर? तो सिंपली हमने क्या करना है, हिम को इस पोजीशन पे ले आएंगे, ही बन जाएगा और आई वहां पे जाकर मी बन जाएगा। बाय हमारा कट गया, जो हमारी थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो टीच बन जाएगी। अब चूंकि हमारे पास एम है तो एम का मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट होगा, तो एम को हम कन्वर्ट कर देंगे डज या डू में। यहाँ पे हमारे पास ही है इसलिए हम डज पे कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई और होता आई या वो, तो हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव। सेम वही रूल है, हमने इसको चेंज किया, हिम यहाँ पे आके ही हो गया और आई वहां पे जाके मी हो गया, बाय कट गया, थर्ड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी सेकंड फॉर्म में। और चूंकि हमारे पास वॉज है तो इसका मतलब है हमने इसको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पे डिड आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका पैसिव एक्टिव का मुकम्मल कोर्स हो चुका है। इसके बाद कोई क्वेश्चन, कोई मसला नहीं रहेगा आपको एक्टिव पैसिव में।
अब बात आती है कि एक्टिव पैसिव को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हमारा एक्टिव होगा तो हम इसको बोलेंगे एक्टिव वॉइस। और दूसरी सूरत हमारी पैसिव वॉइस की होती है जब हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव होता है, उसमें हमारा सब्जेक्ट पैसिव होता है, तो वहां पे हम लिखते हैं उसको पैसिव वॉइस। अब बात पैदा होती है कि वाई पैसिव वॉइस, हम पैसिव वॉइस को क्यों इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली पैसिव वॉइस को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, समटाइम जो सेंटेंस होता है उसकी सेंस को हमने चेंज करना होता है, वो बहुत जरूरी है, क्लियर। तो इसलिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब किसी चीज वर्ड का अफेक्ट कम जब हमने करना हो हमने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पैसिव वॉइस को हम मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर जब हमने किसी चीज का अफेक्ट कम करना हो। जैसे तो अगर यहाँ पे मैं लिखूं मैंने गिलास तोड़ा तो इसकी सेंस कुछ और है, जबकि यहाँ गिलास मुझसे टूट गया इसकी सेंस कुछ और है, ये थोड़ा बहुत पोलाइट है, क्लियर। यहाँ पे हमारा थोड़ा कसूर हम कम करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो एक तो ये सेंस हो गई। अच्छा, दूसरी सूरत वहां पे होती है जहां पे हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, हमें सब्जेक्ट का पता हो कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन वहां पे हमारा फोकस ऑब्जेक्ट पे होता है, सब्जेक्ट पे हमारा फोकस नहीं होता, सब्जेक्ट वहां पे मीनिंगलेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें फसलों को पानी दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट काम तो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन उसका होना यहाँ पे मीनिंगलेस है। हमारा टोटल फोकस किस पे है, ऑब्जेक्ट पे यानी फसलों पे। इसी तरह कानून तब्दील किए गए, कोई तो है सब्जेक्ट है जो कानून को तब्दील कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा फोकस टोटली ऑब्जेक्ट पे है, यहाँ पे सब्जेक्ट का होना मीनिंगलेस है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद तीसरी सूरत ऐसी भी आती है जहाँ पे हम डायलॉग लिखते हैं या सेंटेंस है उसमें म्यूजिक को थोड़ा सा डालते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन अगर इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं और हम लिखते हैं मुझसे ना हो पाएगा, तो ये इस तरह थोड़ी सी जुबान में थोड़ा सा म्यूजिक भी आ जाता है और थोड़ा सा ये डायलॉग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अच्छा, उसके बाद सम टाइम हम जब किसी पे तंज करते हैं तो तंज अगर हम एक्टिव में करेंगे तो इतना मज़ा नहीं आता, इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर हम उसको पैसिव में करेंगे तंज को तो ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे अगर हम पैसिव में देखें तुम काम कर रहे हो, इसका वो सेंस नहीं बनता, इसका वो म्यूजिक नहीं बन रहा, इसमें वो इफेक्ट नहीं आ रहा टोन का। जबकि दूसरी तरफ अगर हम करें काम हो रहा है तो यहाँ पे देखिए यहाँ थोड़ा सा म्यूजिक आ रहा है, एक सेंस बन रही है। तो ये चंद सिचुएशन है यहाँ पे हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। जुबान को खूबसूरत बनाने में पैसिव वॉइस का बहुत अमल दखल है।